चीज निशा जी आपसे पूछनी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे थे अफसर, ये उस डिपार्टमेंट में महिला और बाल कल्याण का डिपार्टमेंट था। अब सोचिए कि उस चादर ओढ़े कितने भेड़िए ऐसे बैठे होंगे, उनका काम ही ये था कि महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न के मामले हो या फिर चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स हो उन पर काम करना है, लेकिन यहाँ पर तो ये उसी क्राइम में लिप्त है। देखिए, इस तरह के रेप को स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं, जिसमें एक इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है और अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ऐसे केसेस में जिसे देखा जाए, क्योंकि अगर पीड़िता कंसेंट भी देती है और वो कंसेंट की एज की नहीं होती है तो उसे स्टैट्यूटरी रेप कहा जाता है। तो पहले हमें ये समझना होगा ये नॉर्मल रेप नहीं है। अगर किसी भी तरह इस मामले में ये भी माना जाए कि डर के मारे उस बच्ची ने हाँ भी कर दिया, पर क्योंकि ये एक अथॉरिटी पोजीशन पर थे, इनको ये जानना और इनको ये पता था कि ये रेप जो है स्टैट्यूटरी रेप है और इसकी सज़ा इनके लिए जायज़ है। और मुझे ये समझना है, आप सबको भी ये समझना पड़ेगा, ऐसे कितने मामले हैं। मैं रेगुलर काउंसलिंग करती हूँ और आप मैम अभी 90% कह रही थी, मैं कहती हूँ 99.99% ऐसी कोई औरत नहीं है जिसने कोई मॉलेस्टेशन का केस देखा ही नहीं होगा। हम में से किसी के साथ कोई ना कोई छेड़खानी कभी ना कभी हुई ही होगी, चाहे किसी ने बस में छेड़ा हो, किसी ने सीटी मारी हो, किसी ने गलत टच करने की कोशिश की हो, किसी ने गलत कमेंट किया हो। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल रेप के जितने भी मामले आ रहे हैं, और स्पेशली जब इस केस में देखें, वाइफ ने उसका साथ दिया। ये हाँ, वाइफ ने, क्योंकि वो अपने आप को मरते मारती है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरे पति ने ये कर दिया और मैं मुंह खोलूंगी तो हमारी बदनामी। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का भी दायरा है। मुझे नहीं पता है कि ये जो पत्नी थी उनकी ये मदद क्यों कर रही थी, ये मदद क्यों कर रही थी ये नहीं पता है। लेकिन सोचिए कि एक महिला जो घर के अंदर थी, जिसको पता था कि ये इस तरह की दुष्कर्म किया गया, लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसे अबॉर्शन पिल्स खिलाने का काम ये पत्नी कर रही थी, अफसर की पत्नी। अब अश्विनी जी मुझे बताइए कि इस तरह के मामलों में क्या आउटलेट्स हैं लड़कियों के पास? वो लड़की वैसे ही सदमे में थी, उसके बाद उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ। जो महिलाएं इसे देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, उनके पास आउटलेट क्या है? वो कैसे जाए मदद के लिए? क्योंकि वो वैसे ही बच्ची सोच रही होगी कि मेरे पिता तो अब है नहीं, कहां पे मदद के लिए जाए? किसी भी परिस्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म, चाहे वो कंसेंटेड हो, वो इलीगल है। ये हमारे देश का पॉक्सो एक्ट कहता है। दूसरा, इलीगल कन्फाइनमेंट में होने के बाद, अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग पोजीशन में होने के बाद अगर कंसेंट है भी तो वो कंसेंट भी वॉइड होती है। तीसरा, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन है, योगिता हमारे पास बैठी हुई हैं, उस समय निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ में तमाम अमेंडमेंट्स हुए ऑन ग्राउंड। लेकिन सवाल ये उठेगा 11 तारीख को कंप्लेंट आई, 13 को एफआईआर दर्ज हुई, 164 का बयान दैट शुड हैव बीन डन वेरी नेक्स्ट डे। 164 का बयान 10 दिनों के बाद करना अपने आप में साबित करता है कि हीला हवाली हुई। तीसरा, सिर्फ एक वाइफ ही नहीं, उस केस से प्रॉक्सिमेट लिंक जितने लोगों का है, उस घर में सर्वेंट्स भी होंगे, उस घर में और भी लोग होंगे, लोगों ने देखा होगा। क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक ये भी बर्डन देता है कि कोई देखेगा इमीडिएटली। ये जरूरी नहीं है कि पीड़िता ही जाए, कोई भी व्यक्ति जाकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सकता है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो कानून सुधारों की हम बात कर रहे हैं, वो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद वो लॉजिकल एंड पे कैसे पहुंचता है? क्योंकि सजा देने का मकसद होता है कि देश में एक मैसेज जाए ताकि इस तरह से दुष्कर्म करने वाले, इस तरह से कृत्य करने वाले लोग डरें।